A very warm welcome to Study IQ, my dear friends. मैं हूं प्रशांत मावानी. आई होप यू आर डूइंग गुड. आज 8 जून 2021 है, दिन है ट्यूसडे. फॉलो योर हार्ट. लिसन टू योर इनर वॉइस. स्टॉप केयरिंग अबाउट व्हाट अदर्स थिंक. लिसन टू योर इनर वॉइस. आपके दिल को सुनने के लिए, आपकी जो अंदर की आवाज़ है उसको सुनने के लिए यू हैव टू मेडिटेट. मेडिटेशन के साथ साथ जो भी आप काम करें, ट्राई टू डू इट कॉन्शियसली. ऑब्जर्व योर सेल्फ. देखिए कि कौन सा काम ऐसा है जो करने में आपको जेन्युइनली खुशी मिलती है. उस काम को करिए. दैट विल मेक यू मोर हैप्पी, मोर वेल्थी, मोर बेटर पर्सन. जो काम आपको पसंद नहीं है, किसी और ने आपके ऊपर थोप दिया है, उस काम को अगर आप कर भी लेंगे तो सक्सेसफुल भी हो जाएंगे. बाहर की दुनिया के लिए सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन इनर वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा फेलियर बन के रह जाएंगे. तो ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट. आपका दिल जो करे, डू दैट थिंग. आज हमारे टेबल के ऊपर 4 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं, तो लेट्स क्विकली मूव ऑन. आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है. भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर इस पर्टिकुलर स्मार्ट कोर्स को डिज़ाइन किया है. इसके इंटरेस्टिंग फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियोस, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी. तो आज ही डाउनलोड करें स्टडी IQ का मोबाइल ऐप. यू कैन ऑल्सो विजिट studyiq.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. आज का लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल. यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक. तो आज की पहली खबर यह है कि कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने हमारे देश को एड्रेस किया, और इस एड्रेस में उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग 18 ईयर्स, जो भी एडल्ट्स हैं हमारे देश में, तो सभी एडल्ट्स को फ्री में वैक्सीन मिलेगी फ्रॉम 21 जून. इसके अलावा भी बड़े बदलाव किए गए हैं. इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे. आज हिंदुस्तान टाइम्स का एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल इस पर्टिकुलर विषय के ऊपर लिखा गया है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है उसको दिवाली तक एक्सटेंड किया गया है. 80 करोड़ जितने हमारे देशवासियों को इसमें फ्री फूड ग्रेन जो है वो नवंबर तक मिलेगा. स्टेट गवर्नमेंट और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने प्रधानमंत्री साहब का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है, फ्री में वैक्सीन और फूड ग्रेन प्रोवाइड करने का, तो इसको काफ़ी इसको अप्रिशिएट किया है, इसकी तारीफ की है कि ये एक राइट डिसीजन लिया है. कोविड रिकवरी की बात करें तो हमारे देश में 93.94% कोविड रिकवरी का रेट हमने अचीव कर लिया है. इंडियन नेवी ने एक नया इंडिजीनियसली बिल्ड यानी कि हमारे देश में ही स्वदेशी लाइट हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, जिसका नाम है ALH, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मैक 3. तो ये हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी में इंडक्ट कर दिया है. तो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़. वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का एक प्रोग्राम अप्रूव किया है ताकि भारत की जो MSMEs हैं इनको मदद कर सके. CII ने भी प्राइम मिनिस्टर साहब का जो अनाउंसमेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही अब सारी 75% जितनी वैक्सीन्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदेगी, और ये वैक्सीन्स जो हैं वो स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी. विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल इन फ्यू मिनट्स. वाइस एडमिरल राजेश पांधरकर assumes charge as Director General of Naval Operations. मालदीव्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला शहीद, उनको प्रेसिडेंट के तौर पर उनको इलेक्ट किया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ 76th सेशन ऑफ UN जनरल असेंबली. बेग पार्डन, नॉट फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर. मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला शहीद या फिर शाहिद. इंडियन स्टूडेंट्स रिटर्न इज समथिंग चाइना कैन डू. चाइना में पढ़ाई के लिए अगर स्टूडेंट्स वापस चाइना बुलाना चाहते हैं तो समथिंग दैट चाइना हैज़ टू डू इट. श्रीलंका में बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से 17 लोगों की जान चली गई है. और एक दुखद खबर है पाकिस्तान से. पाकिस्तान में एक ट्रेन जो है उसका ऑलरेडी वो पटरी से निकल गई थी, इन द सेंस के देयर वाज अ सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट, मिसहैप हो गया था. और ऑलरेडी ये प्रॉब्लम चल रहा था, ऊपर से एक दूसरी ट्रेन जो है वो इस पर्टिकुलर ट्रेन के साथ टकराती हैं और 40 लोगों की इसमें जान चली गई. बहुत सारे लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं.
So that's a very sad news, isn't it? Let's pray for their early recovery. Let's move on to opinion editorials. आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो तस्वीर है, ये चाइना के एम्बेसडर हैं टू बांग्लादेश. अब इन्होंने एक बहुत ही एक एग्रेसिव, आप कह सकते हैं, एक धमकी भरा स्टेटमेंट इश्यू किया. ये द हिंदू का आर्टिकल है. मई 2021 की बात है जब चाइना के इस एम्बेसडर ने बांग्लादेश में ये कहा कि अगर बांग्लादेश क्वाड को ज्वाइन करता है तो चाइना और बांग्लादेश के रिलेशनशिप जो हैं ये काफ़ी सब्सटेंशियल डैमेज हो सकता है. बहुत ज़्यादा डैमेज दोनों देशों के रिलेशनशिप के ऊपर हो सकता है अगर बांग्लादेश क्वाड को ज्वाइन करता है तो. नाउ दिस इज़ नॉट राइट. ये सही बात नहीं है. इस प्रकार के स्टेटमेंट्स जो हैं वो जो डिप्लोमेट्स होते हैं अच्छे नहीं लगते. पॉलिटिशियंस शायद ऐसी बातें करें, वी कैन अंडरस्टैंड, लेकिन डिप्लोमेट्स जो हैं उनसे हम ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते. हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि डिप्लोमेट्स जो होते हैं वो न्यूट्रल रहें. ऑफ कोर्स व्हेन आई से न्यूट्रल, तो चाइना के डिप्लोमेट हैं, उनके एम्बेसडर हैं, तो वो चाइना के हित के बारे में ही सोचेंगे. लेकिन इस प्रकार की एग्रेसिव टॉक्स और इस प्रकार के स्टेटमेंट्स जो हैं वो डिप्लोमेट्स को अच्छे नहीं लगते, उनको शोभा नहीं देते. तो इसको डिफेंड करते हुए डेफिनेटली बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं AK अब्दुल मोमेन, तो AK अब्दुल मोमेन साहब ने तुरंत ही एक स्टेटमेंट इश्यू किया. बांग्लादेश ने ऑफिशियली ये बताया कि देखिए, ये जो चाइनीज़ एनवो या फिर चाइनीज़ एम्बेसडर का ये जो स्टेटमेंट आया है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते. यस, हम सुनेंगे सभी की बात. वी विल लिसन टू. आप अगर मुझे कुछ कहेंगे तो मैं डेफिनेटली सुनूंगा उस बात को, लेकिन उस आपने जो बात बताई उसके ऊपर डिसीजन लेना ना लेना जो है, दैट इज़ टोटली अप टू मी. आप मुझे बात बताइए, आई विल लिसन टू यू. सुनने में कोई डैमेज नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि यही करना है आपको, तो आई विल डिसाइड वेदर आई वांट टू डू इट और नॉट. इस प्रकार का स्टेटमेंट जो है वो बांग्लादेश ने इश्यू किया है कि हम एक स्वतंत्र देश हैं, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं और हम डिसाइड करेंगे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो किस प्रकार की होगी, किस देश, किस ग्रुप के साथ हमें ऐड होना है, नहीं होना है, वो बांग्लादेश खुद तय करेगा. तो ये एक अच्छा मुंह तोड़ जवाब जो है वो डेफिनेटली दिया है. और चाइना कहीं ना कहीं जानता भी था कि इस प्रकार के अगर आप स्टेटमेंट किसी देश के प्रति या फिर किसी देश के बारे में इश्यू करेंगे तो डेफिनेटली वो कोई भी देश हो वो चुप नहीं बैठेगा. और एक ऐसा वक्त था जब छोटे देश जो हैं वो छोटे देश इन द सेंस के साइज़ में छोटे हैं, इकोनॉमी वाइज छोटे हैं, मिलिट्री वाइज छोटे हैं, तो इस प्रकार के छोटे छोटे देश जो हैं वो इतना एग्रेसिवली स्टैंड नहीं लेते थे. लेकिन आज जो हैं छोटे देश जो हैं वो काफ़ी सारे छोटे देश ऐसे हैं जो नीडर हो गए हैं. दे चाहे चाइना हो, USA हो, भारत हो, कोई भी बड़ा देश हो, अगर किसी भी देश ने उस पर्टिकुलर देश को दबाने की कोशिश की, उनको परेशान या फिर कुछ ऐसी उनके ऊपर कंट्रोल जताने की कोशिश की, तो बहुत सारे छोटे देश जो हैं वो क्लियरली बता देते हैं कि भाई हम इंडिपेंडेंट है, हम आपकी प्रॉपर्टी नहीं है. तो चाइना जानता था कि इस प्रकार के स्टेटमेंट से इस प्रकार का एक रिएक्शन मिलेगा और USA तक ये बात गई. USA ने ये कहा कि हम बांग्लादेश का बांग्लादेश की जो सॉवरेनिटी है, उनकी संप्रभुता है, तो उसका हम आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं. और बांग्लादेश जिस देश के साथ जिस प्रकार की फॉरेन पॉलिसी चाहता है वो तय करने का हक बांग्लादेश का है. तो यू कैन सी हियर के इंडिया ने USA ने भी बांग्लादेश को नोटिस किया और चाइना ने जो स्टेटमेंट दिया था उसके प्रति एक रिएक्शन भी दिया. अब आपकी स्क्रीन के ऊपर जो रीजन है, एज यू कैन सी कि ये येलो वाली जो लाइन है, एज यू कैन सी दिस वन येलो डॉटेड लाइन जो है, ये इसको कहते थे एशिया पैसिफिक, या कहते हैं एशिया पैसिफिक. लेकिन क्वाड की जब हम बात करें देन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इंडो पैसिफिक. ये एक बड़ा रीजन है और इसमें 4 देश हमने कई बार इसके बारे में बात की, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ नए स्टूडेंट्स आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, तो उनको ध्यान में रखते हुए क्वाड जो है क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें 4 देश हैं. एक हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और ये वाला देश जो है दिस इज़ USA. अब ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है
इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि वो इंडियन ओशियन के साथ भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है और पैसिफिक ओशियन के साथ भी। जापान की बात करें तो सिर्फ पैसिफिक ओशियन, यूएसए की बात करें तो सिर्फ पैसिफिक ओशियन। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वाड पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरी तरफ अटलांटिक भी है, लेकिन हम सिर्फ क्वाड की बात कर रहे हैं। तो पैसिफिक ओशियन के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले 3 देश हैं, एक जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। इसमें ऑस्ट्रेलिया यूनिक है, ये दोनों इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और इंडिया जो है वो सिर्फ इंडियन ओशियन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। दूसरी चीज़, चाइना के साथ फिजिकल बाउंड्री शेयर करने वाला एक ही देश है, दैट इज इंडिया, राइट। जापान और चाइना नज़दीक है, लेकिन जापान इज एन आइलैंड नेशन। तो ये है कुछ जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वाड को लेकर। अब क्वाड जो है तो ये 4 देशों का मेन पर्पस ये है कि ये 4 देश मिलकर एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बनाएं, और सिर्फ उनको पता चल गया है कि सिर्फ मिलिट्री पार्टनरशिप से कुछ नहीं होगा, उनको इकोनॉमिकली पीपल टू पीपल कांटेक्ट, यानी कि ये चारों देशों के लोग एक दूसरे के कल्चर को समझे, जाने, ये सारी चीज़ें, फिर एक दूसरे के फिल्म्स देखना, खाना पीना, ये वो सारी कल्चर वाली चीज़ें, और इकोनॉमिकली यानी कि ट्रेड करना एक दूसरे के साथ, फिर दुनिया के दूसरे चैलेंजेस में जैसे कि कोविड की वैक्सीन बनाना, प्रोडक्शन करना, भारत वैक्सीन बनाए, ऑस्ट्रेलिया लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करे, जापान और यूएसए टेक्नोलॉजी और पैसे ट्रांसफ़र करे, तो इससे हम दूसरे देशों तक वैक्सीन पहुंचा सकते हैं। तो ये सारे बड़े बड़े प्लान जो हैं वो क्वाड के हैं। तो बीजिंग को पता था, चाइना को पता था कि ये क्वाड जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके ये एक रियलिटी बन चुका है। किसी व्यक्ति का वीक होना या फिर किसी ग्रुप का वीक होना, तो दैट्स नॉट लाइक वो ताउम्र वीक रहेगा। आज वो ग्रुप इतना, पहले एक वक्त था कि इतना कोई खास स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आप देखते हैं कि मसल बिल्डिंग जो है वो क्वाड का होने लगा है, और चाइना ने इसको रोकने की कोशिश की, बट इट हैज़ कम्प्लीटली फेल्ड। अब फ्यूचर में क्वाड कैसा रोल प्ले करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द 4 मेंबर्स, 4 पार्टनर्स। क्वाड को एक्सपांड करने की बात नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश और दूसरे देशों को क्वाड का मेंबर बनाने की बात है, नो। लेकिन हाँ, लाइक माइंडेड देशों के साथ ये 4 देश मिलकर काम करना डेफिनेटली चाहते हैं। तो ये थी क्वाड के साथ जुड़ी हुई बात। अब बाकी के सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब देखते हैं कि क्वाड कितना ग्रो होता है और चाइना इससे कितना भयभीत या फिर परेशान होता है। मूविंग ऑन, करेक्टिंग द वैक्सीन कोर्स, हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने देश को एड्रेस किया, और सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन जो लिया गया है वो ये है कि अब से 21 जून से प्रिसाइसली 75% जितनी वैक्सीन, मान लीजिए कि 100 वैक्सीन्स हैं, तो पहले ये था कि 50% वैक्सीन्स जो हैं ये कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देनी है, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही प्रोवाइड करनी है। बाकी की जो आपकी 50% है, तो इसमें स्टेट्स और प्राइवेट प्लेयर्स ये कॉम्पीट करेंगे, अलग अलग स्टेट्स और प्राइवेट प्लेयर्स। ओके, अब सिचुएशन चेंज कर दी है। ये 100% में से 100 वैक्सीन जो हैं उसमें से 75% जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदेगी, बाकी की जो 25% है वो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए हैं, और ये जो 75% है उसमें से ही स्टेट्स को फ्री में वैक्सीन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो दिस इज़ नंबर 1 डिसीजन, और जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि हमारे सभी एडल्ट्स को 18+ जितने भी लोग हैं उनको हम इनोक्यूलेट कर दें, उनको वैक्सीनेशन के दोनों डोजेस जो हैं वो कंप्लीट हो जाए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है वो ये है कि प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं तो उनकी एक कैप लगा दी है। कैप यानी कि एक सीलिंग है कि 150 रुपीज़ से ज़्यादा आप सर्विस चार्ज नहीं ले पाएंगे। तो दिस इज सर्विस चार्ज, राइट, कि आपने की जो वैक्सीन की कॉस्ट है ऊपर 150, दैट्स इट, उससे ज़्यादा आप सर्विस चार्ज जो हैं वो नहीं ले पाएंगे। तो ये जो एक लंबे टाइम से हमने भी डिस्कशन किया था, आपको याद होगा अगर रेगुलर स्टूडेंट्स हैं देन यू नो कि मैंने कई बार बताया है कि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को ये वैक्सीन खरीद कर लोगों तक पहुंचानी चाहिए। तो ये जो करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी वो करेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर लिया है।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने अपने एड्रेस में ये भी बताया कि पहले ऐसा ही था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारी वैक्सीन को खरीदती थी और प्रोवाइड करती थी और डिस्ट्रीब्यूट करती थी, लेकिन बहुत सारे राज्यों की ये डिमांड थी कि भाई आप इसमें बीच में से हट जाइए, हमें डायरेक्टली वैक्सीन खरीदने दीजिए, तो इट विल बी मच क्विकर, आपके पास वैक्सीन जाएगी, फिर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसमें ज़्यादा वक्त लग रहा है, तो लेट अस ट्राई, लेट अस बाय दिस थिंग, डायरेक्टली हम ही जाकर ख़रीद लेंगे। और फिर जब ये करने की शुरुआत की तब पता चला कि इट्स नॉट दैट ईजी, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहता है, राइट। तो अब सारे स्टेट्स ने माना है कि चलो बेस्ट यही रहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वैक्सीन खरीदे और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करे। दूसरा जो एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में इतने खुलकर बातें नहीं हो रही हैं या फिर नहीं की गई, तो दैट इज़ इनएडिक्वेट सप्लाई। देखिए हमारे देश में हम सब जानते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है और ये सारे आंकड़े अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल 18+ लोगों की बात करें तो हमारे देश में लगभग 940 मिलियन लोग जो हैं इनकी एज 18+ हैं। तो ये आंकड़ा जब आपके पास है तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कितने ज़्यादा डोजेस की आवश्यकता है। सिंपल मैथ्स अगर किया जाए तो भी पता चल जाएगा कि भाई आपको हर रोज़ इतने करोड़ लोगों को, इतने लाखों लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा, तब जाकर आप 1 साल के अंदर या फिर 6 महीने के अंदर जो भी टारगेट है उस टारगेट को हम अचीव कर पाएंगे। तो वैक्सीन की शॉर्टेज भी थी, इनएडिक्वेट सप्लाई थी, लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे सॉल्व होती जा रही हैं। एक अच्छा मॉडल यहाँ पर फॉलो किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वैक्सीन को खरीदेगी और फ्री में ये डोजेस जो हैं वो लोगों तक पहुँचाए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और जो लोग पैसे पे करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली पैसे पे करके प्राइवेट प्लेयर के पास जा सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो है वो सारे के सारे ऑप्शंस अब हम अप्लाई कर रहे हैं। अब एक और चीज़ जो सरकार को करने की आवश्यकता है वो है अप्रूव मोर वैक्सीन्स। वे सारी कंपनीज़ की वैक्सीन्स जो दूसरे देशों में सक्सेसफुल हुई है, दूसरे देशों में जहाँ पर अच्छी प्रोसेस हैं ये चीज़ों को देखने के लिए, वहाँ की जो मेडिकल एसोसिएशंस हैं उनकी जो भी प्रोसेस है, उनके प्रोटोकॉल्स हैं, वो अच्छी तरीके से अगर फॉलो किए जाते हैं तो ऐसे देश की जो वैक्सीन्स हैं तो इन वैक्सीन्स को हमें यहाँ पर डायरेक्टली अप्रूवल देने की आवश्यकता है और अलग अलग कंपनीज़ के साथ, वर्ल्ड की अलग अलग कंपनीज़ के साथ एक डील करने की आवश्यकता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन्स जो हैं वो ख़रीद सकें। हमारे देश में भी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है, बाहर से भी ज़्यादा वैक्सीन्स मंगवानी है और फिर इसको जल्द से जल्द डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद भी बैठ नहीं जाना, ये जब ख़त्म हो जाए हमारे देश में तब हमें फिर बाहर निकल कर दूसरे देशों की मदद भी करनी होगी। ए ईयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस, ये भी हिंदुस्तान टाइम्स का एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। भारत और चाइना के बीच में लास्ट ईयर हमें देखने को मिला, 2020 की बात करें तो झगड़ा देखने को मिला, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला और काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स हमने देखे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे, बहुत चैलेंजेस देखे। सेम थिंग गोज़ विद चाइना, राइट। इंडिया कोई इतना इजी कंट्री नहीं है, इट्स अ वेरी टफ कंट्री। तो उनके लिए भी बड़े चैलेंजेस थे, हमारे लिए भी ऑफ कोर्स चैलेंजेस थे। तो ये सारी चीज़ें हुई और फिर दोनों देशों के बीच में जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया गया। मिलिट्री टॉक्स टू रिजॉल्व द स्टैंड ऑफ इन ईस्टर्न लद्दाख टुक प्लेस। तो लगभग 1 साल हो गया है, झगड़े की बात नहीं हो रही है, जब से हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों तरफ ये स्टैंड ऑफ जो है वो सॉल्व हो जाए। तो इन डिस्कशंस का, इस प्रोसेस का लगभग 1 साल जो है वो हो गया है। तो ये भारत के लिए एक मोस्ट सीरियस एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंज है, ये स्टैंड ऑफ, नंबर 1। नंबर 2, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी को लेकर 3 ऑर्डिनेंसेस इश्यू किए थे या फिर प्रोमलगेट किए थे। ये 3 ऑर्डिनेंसेस जो हैं, इन 3 ऑर्डिनेंस के ऊपर कोई ख़ास डिस्कशन नहीं हुई। जब पार्लियामेंट सेशन में आई तो सरकार ने इसको फटाफट पास कर दिया। ऑपोजिशन की जो डिमांड थी उसको सुना नहीं। तो ये डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट की ये बहुत बड़ी गलती हो गई एग्रीकल्चर लॉज को लेकर। सरकार ने जो स्टेप्स उठाए हैं वो अच्छे हैं,
राइट डायरेक्शन में है, लेकिन प्रॉब्लम ये रहा कि आपने लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया, और इसी वजह से हमें लास्ट ईयर जो है ये फार्मर्स प्रोटेस्ट देखने को मिले, पॉलिटिकल मोबिलेशन देखने को मिला, और ये भारत के लिए एक मोस्ट सीरियस इंटरनल पॉलिटिकल मोबिलेशन था। इससे पहले का जो मुझे याद आ रहा है दैट इज़ अन्ना हज़ारे साहब ने जो करप्शन के खिलाफ किया था, दैट वाज अ बिग थिंग। और ये वाला, ये जो किसानों का आंदोलन था, तो ये काफ़ी बड़ा था, और द प्रॉब्लम ये भी था कि वायलेंस हुआ, तोड़ फोड़ हुई, ये सारी चीज़ें हुई, तो एक बहुत बड़ा इंटरनल डेफिनेटली चैलेंज था ये। दोनों केसेस की बात करें तो दोनों केसेस जो हैं वो अभी भी सॉल्व नहीं हुए हैं, लेकिन भारत की जो कैपेसिटी है प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की, चीज़ों को देखने की, ये सारी चीज़ों के बारे में एक प्रकार का, आई एम नॉट जजिंग इट, बट यू कैन से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे बनाव होते हैं जिससे हमें हमारी कैपेसिटी के बारे में पता चलता है। तो सेम थिंग, ये चाइना वाला जो बनाव हुआ, स्टैंड ऑफ है, फिर किसानों का आंदोलन जो है, तो ये सारी चीज़ों से पता चलता है कि भारत की कैपेसिटी जो है वो क्या है। आई एम नॉट सेइंग पॉजिटिव है, आई एम नॉट सेइंग नेगेटिव है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि एटलीस्ट ये एक प्रकार के मीटर की तरह है जिससे हम नाप सके कि हमारी कैपेसिटी क्या है। बहुत सारे पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री राउंड्स के बाद, डिस्कशंस के बाद, जो पैंगोंग सो वाला एरिया है तो वहाँ पर डिसएंगेजमेंट हो गया, लेकिन आज भी दूसरी कुछ ऐसी जगहें हैं, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा, देपसांग, तो ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व होने का नाम जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। फार्म प्रोटेस्ट की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिस्कशन नहीं की लोगों के साथ, और कल ही हम देख रहे थे आंकड़ा इजनेट के वर्कफोर्स का 42% जो है वो खेती बाड़ी में काम कर रहा है। तो जस्ट इमेजिन, आप कोई नया बदलाव लेकर आते हैं और वो वर्कफोर्स 42% लोगों को इम्पैक्ट करने वाला अगर कोई कानून लेकर आते हैं, तो डेफिनेटली अगर आपने डिस्कशन नहीं की तो लोग तो इसके ऊपर भड़केंगे ही। तो द बेस्ट इज़ कि सरकार किसानों के साथ, अभी भी कुछ जगहों पर ये आंदोलन, क्योंकि कोविड की वजह से ये थोड़े डाउन हो चुके हैं, लेकिन कोविड के ख़त्म होने के बाद शायद ये फिर से ये चैलेंजेस हमारे सामने फिर से आ सकते हैं। तो इट इज़ बेटर कि सरकार जो है वो किसानों के साथ डिस्कशन करे, और चाइना के साथ तो डिस्कशन चल ही रही है। तो ये लगभग 1 साल से ये 2 बड़े प्रॉब्लम, एक एक्सटर्नल था और एक इंटरनल चैलेंज था, तो ये दोनों चैलेंजों से भारत गुजर रहा है। देन वी हैव फेयर विंड। जस्ट अ सेकंड डियर फ्रेंड्स, फेयर विंड, ये द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। इट्स अबाउट रेन। अब मैंने इससे पहले भी बताया था कि बारिश की जो सीज़न है वो भले ही जियोग्राफिकल चीज़ है, लेकिन ये इकोनॉमी के साथ बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई बात है, और शायद इसीलिए ये चारों सब्जेक्ट्स आप देखिए, इतिहास, फिर अर्थव्यवस्था, जियोग्राफी, भूगोल और पॉलिटी, ये 4 ऐसे पिलर सब्जेक्ट्स हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या फिर ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये 4 पिलर्स देखने को मिलते हैं। खास करके अगर आप सिविल सर्विसेज की बात करें, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये 4 सब्जेक्ट्स होते ही हैं: जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री। ये 4 पिलर्स, ऑफ कोर्स साइंस इज ऑल्सो देयर, यस यू कैन ऐड साइंस, लेकिन ये 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ, और साइंस भी ऑफ कोर्स, ये 5 सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ काफ़ी कनेक्टेड हैं, और आपको इसको ऐसे ही पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटीज़, कई स्टूडेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि मैंने एनसीईआरटीज़ जो हैं वो पढ़ ली हैं, ख़त्म हो गया मेरा कोर्स। व्हाट इज़ ख़त्म हो गया कोर्स? इट इज़ समथिंग दैट इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस। आप उसमें कितना भी डीप जाना चाहें, यू कैन गो, आप जा सकते हैं। ऑफ कोर्स आप पहले एक बार पढ़ लीजिए, आराम से समझ लीजिए चीज़ों को, सेकंड टाइम पढ़िए, राइट, उसको और गहराई में, उसकी और गहराई में जाइए। कि अगर बारिश जो है तो बारिश को ऑब्ज़र्व कीजिए कि बारिश की सीज़न में क्या क्या चीज़ें होती हैं। लाइक आपकी खेती बाड़ी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, छाता बेचने वाली कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, क्या
लोग ज़्यादा कार में ट्रैवल करेंगे ड्यूरिंग बारिश, किस प्रकार के कपड़े ज़्यादा बिकेंगे, किस प्रकार के जूते जो हैं वो ज़्यादा बिकेंगे। और एक देश में 3 अलग सीजन्स हैं, प्रिडोमिनेंटली 3 अलग सीजन्स, एक विंटर, समर एंड मॉनसून। तो कपड़े भी तीनों सीजन्स के अलग हैं, खाने पीने की चीज़ें भी तीनों सीजन्स के लिए अलग हैं। तो इकोनॉमी को ये बूस्ट जो है वो मिलता रहेगा, राइट। ये इस प्रकार की वेव्स जो है सीजन्स की चलती रहेगी, तो ये भी इसके फ़ायदे हैं एक्सेट्रा। तो ये गहराई की बात है, ये आपको किताबों में नहीं लेकिन आपको ऑब्जर्वेशन है, लेकिन उसके लिए पहले किताब पढ़नी बहुत ही आवश्यक है। नाउ द थिंग इज़ कि ये तीसरा ऐसा साल होगा कि जब हमें सरप्लस रेनफॉल, हमारे देश को सरप्लस रेनफॉल यानी कि बारिश जो है वो जितनी नॉर्मली होती है, एवरेज बारिश जो होती है उससे ज़्यादा बारिश होना, दैट इज़ सरप्लस, एक्स्ट्रा बारिश होना। लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है दैट इज़ 88 सेंटीमीटर, ये पहले 89 सेंटीमीटर था, इसको कम करके 88 सेंटीमीटर किया है। तो यू शुड नो दिस फैक्ट कि लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है ये हमारे देश का 88 सेंटीमीटर है। और इंडियन मीट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना यह है कि इस साल बारिश जो है वो 101% होगी, 101% ऑफ LPA। 2020 में 109% हुई थी और 2019 में 110% हुई थी। तो इस बार 101 कहा है, तो दैट्स अ गुड थिंग, इट्स नो बैड। खास करके जो कोर एग्रीकल्चरल जोन है, कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो कम्प्लीटली बारिश पर, या फिर ज़्यादातर यहाँ की जो ज़मीन है, खेती बाड़ी की ज़मीन, वो बारिश के ऊपर डिपेंड है। तो अच्छी बारिश हुई तो यहाँ पर अच्छी फसल होगी, अच्छा पैदावार होगा, तो किसानों के लिए खुशहाली। किसान जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फिर ख़रीद पाएंगे, किसानों के पास पैसे आते हैं तो वो सोना ख़रीदते हैं, वो नए कपड़े ख़रीदते हैं, नए ट्रैक्टर्स, मोटरसाइकिल, घर में कलर करवाते हैं, फर्नीचर ख़रीदते हैं, कितनी सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं, एक साथ नहीं लेकिन अलग अलग। किसी ने फर्नीचर ख़रीदा तो किसी को कुछ और चीज़ की कमी है, किसी ने अपने बच्चों के लिए ट्यूशन फीस पे की, तो किसी ने मोटरसाइकिल ख़रीदा, व्हाटएवर, मोबाइल ख़रीदा एक्सेट्रा। तो कितने सारे जो इस प्रकार के सर्विस सेक्टर के और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन खरीद पाती है जब अच्छी बारिश होती है और अच्छी पैदावार होती है। तो The IMD's estimate of the distribution of the rainfall also suggests that except for the northeast where the rainfall is expected to be below normal, other regions are expected to get above normal rainfall. नॉर्थ ईस्ट रीजन में रेनफॉल थोड़ा कम होगा। देखिए नॉर्थ ईस्ट रीजन का रेनफॉल का जो बेस है वो भी काफ़ी अच्छा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पर जब कहते हैं कि कम बारिश होगी तो दूसरे क्षेत्रों के हिसाब से अगर आप देखें तो इतनी ज़्यादा बारिश को भी कम कह रहे हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बेंचमार्क से थोड़ी कम। और ये भी एक पैटर्न है, पे अटेंशन, कि नॉर्थ ईस्ट में जब कम बारिश होती है तो ये देखा गया है, कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आए हैं कि तो बाकी के रीजन में काफ़ी अच्छी बारिश होती है। तो ये एक पैटर्न हमें देखने को, सेंट्रल इंडिया में काफ़ी अच्छी बारिश होती है जब नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी कम बारिश होती है तब। फिर एक चीज़ है जिसको कहते हैं इंडियन ओशियन डायपोल। ये इंडियन ओशियन डायपोल जो है तो इसमें यह है कि ये इंडियन ओशियन है, एज यू कैन सी हियर, राइट। ये भारत रहा, ये अफ्रीका है, दिस इज़ इंडोनेशिया। तो यहाँ पर देखिए कि ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ पर जब ज़्यादा गर्म पानी हो जाता है तो इसको कहते हैं पॉजिटिव फेज़। जब यहाँ पर गर्म पानी होता है तो ये सारे क्षेत्रों में अच्छी बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होती है। और जब कुछ सालों के बाद ये इंडियन ओशियन डायपोल जो है वो बदलता रहता है, तो फिर यहाँ पर ये गर्म पानी जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर गर्म पानी होगा, यहाँ पर कोल्ड वाटर होगा। कंपेयर टू दिस, बहुत ही चिल्ड वाटर नहीं, लेकिन इसके मुकाबले कोल्ड वाटर, यहाँ पर ज़्यादा गर्म पानी, तो यहाँ पर ज़्यादा बारिश। तो ऐसे समय में नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा बारिश होती है और यहाँ पर सेंट्रल इंडिया और इन सारे क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश होती है। तो ये बदलते रहता है। तो ये आपको पता होना चाहिए इंडियन ओशन डायपोल के बारे में। मैंने आपको समझा दिया है इसका बेसिक्स, और अगर ज़्यादा पढ़ना चाहे तो इट विल टेक 5 minutes रिसर्च फॉर यू गाइज, तो हेल्प योर सेल्फ। Put together, they mean that this larger climate factors are, as of now, unlikely to have significant influence over prevailing monsoon. जो ये डायपोल की बात करें तो लगता है कि इतनी कोई ख़ास इम्पैक्ट जो है वो इस साल की बारिश के ऊपर नहीं होगी। दैट्स अ गुड न्यूज़। और अब
ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो चुकी है कि हमारे पास काफ़ी ग्लोबल लेवल के और भारत के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे पास जो डेटा हैं, जो मशीन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, तो इनका इस्तेमाल करके अब हम अच्छी तरीके से बारिश और इस प्रकार की चीज़ों को प्रेडिक्ट करने लगे हैं. व्हाट वी नीड नाउ इज़, अब हमें किसानों को इनक्रेज करना चाहिए कि अच्छी बारिश होने वाली है और एक्यूरेट रिजल्ट्स भी आपको मिल रहे हैं, तो फिर आप सिर्फ चावल नहीं, दूसरे भी जो ऐसे पैदावार हैं, दूसरे ऐसे क्रॉप्स हैं जिसमें आपको ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, तो ऐसी खारिफ क्रॉप के बारे में भी आपको सोचना चाहिए, उनको भी उगाने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि बारिश अच्छी होने वाली है. एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड. ये रहा कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर. आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है. आपको लेक्चर की पीडीएफ जो है वो भी जल्द मिल जाएगी. एंड आई विल सी यू सून. टिल देन एंजॉय योर स्टडीज. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.